बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। 4 माह बाद मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली है और तुम कह रही हो आज तुम्हारी डेट आ गई है। मुझे पागल मत बनाओ। सुहागरात में भी बच्ची समझकर छोड़ दिया था तुम्हें। आज हर सूरत तुम्हारे करीब आऊंगा। आज तुम रो रो कर जान भी दे दो, अपना इरादा नहीं बदलूंगा। मेजर उस्मान आज पूरे 6 माह के इंतजार के बाद चंद रोज की छुट्टी पर घर जा रहा था। उसके चेहरे पर सरशारी और आंखों में अलग ही चमक थी। ये शादी के बाद पहली छुट्टी थी और मेजर उस्मान की आंखों में अपनी नाजुक सी कली जैसी बीवी का चेहरा जम कर रह गया था। उसकी शर्मीली से मुस्कान और फितरी हया के बाइस गिरती उठती लंबी पलकें उस्मान के दिमाग पर नक्श जब्त कर गई थी। उसकी हर अदा उस्मान के दिल के तार झड़ने को काफी थी। मेजर उस्मान को आज भी वो लम्हा याद था जब वो अपनी खूबसूरत बीवी मरियम को हमरा लिए घूमता, मगर क्या करता, माँ की जानिब से इस बात पर सख्ती से पाबंदी आई थी, सो वो मजबूर था। मगर इस बार उस्मान ने पक्का इरादा किया कि वो ड्यूटी पर जाते हुए हर सूरत मरियम को साथ लेकर जाएगा और किसी भी सूरत इस बात पर कायल कर लेगा कि वो सब इसके साथ रहे। वो क्या जानता था कि इंसान तो कई इरादे बांधता है मगर होता वही है जो मंसूर खुदा होता है। अपने दिल पर मजीद काबू पाने के बजाय मेजर उस्मान ने बेख्तियार मरियम को सोचते हुए अपना सेल फोन निकाला और एक हाथ से ड्राइव करते दूसरे हाथ से उसका नंबर डायल करते मोबाइल कान से लगाया। दूसरी जानी बेल जा रही थी, एक बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बेल, पर उस दुश्मन जान की खनकती आवाज उस्मान के कानों से टकराई तो जैसे उस अजाब पर छाई थकन पल भर में कहीं गुम हुई थी। कहाँ पहुंचे आप? मैं सुबह से तैयार बैठी आपका इंतजार करते करते थक चुकी हूँ। उस्मान जल्दी आ जाइए। दूसरी जानी मरियम भी शायद अपनी बेकरारी को छुपा नहीं पाई थी। अरे वाह, इस बार तो लगता है तुम्हारे दिल पर जमी बर्फ भी पिघल चुकी है और तुम मुझ पर कुर्बान होने का इरादा रखती हो। उस्मान ने उसके दिल की कैफियत को गहराई से महसूस किया। ये तो घर आकर ही पता चलेगा। क्या पता इस बार मेरा इरादा भी आपकी बेताबी पर तरस खाने को है। वो शर्माते हुए कहती कॉल कट कर चुकी थी और उस्मान के रब्बे साख्ता मुस्कुराए थे। मरियम की बात ने उसका दिल खुश कर दिया था क्योंकि वो शादी होने के बाद से अब तक अपने और अपनी बीवी के दरमियान मौजूदा फासला कम नहीं कर पाया था और इन माह में उसने हर वक्त इस फासले को मिटाने के बारे में ही सोचा था। घर पहुंचने से पहले सुर्ख गुलाब के ताजा गजरे लिए और मरियम की खुशी का अंदाजा लगाते मुतमईन हुआ था। घर पहुंचकर उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आने के बजाय अम्मा की दिल दहला देने वाले चीख ने इस्तकबाल किया। मेजर उस्मान परेशान सा आगे बढ़ा और अम्मा की आवाज की सिमत लपका। जो आवाज कमरे से आ रही थी, कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मा कमरे के पीछे तंग सी गैलरी के जानिब खुलने वाली खिड़कियों पर झुकी थी। उनके चेहरे पर बेयकीनी और दुख के तासुरात थे। आंखों से आंसू बह रहे थे जैसे वो अपने गम की शिद्दत को काबू करना चाहती थी। उस्मान ने आगे बढ़कर खिड़की से बाहर झांका तो वहां आसिया औंधे मुंह फर्श पर गिरी होले होले लरस रही थी और उसके मुंह से झांक बह रहा था। मेजर उस्मान अपनी बहन की हालत देखकर बेताबी से उसके करीब गया और झुककर उसको पुकारने लगा। आसिया, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो प्लीज, मेरी तरफ देखो। तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गई? उठो। एक ही सिमत रुख किए बेपनाह तकलीफ से लरस थी। एकदम झटका खाकर साकत हुई थी। जल्दी करो, इसको अस्पताल लेकर चलो। मेरी बच्ची को क्या हो गया है? उस्मान, जल्दी करो। साजिदा बेगम चीख चीख कर बेटे को पुकार रही थी जो आसिया को झंझोड़ कर जगाना चाह रहा था, मगर उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक चुकी थी। उसका वजूद तेजी से सर्द पड़ने लगा। उस्मान ने उसकी नाक के करीब उंगलियां लिए जाकर उसकी सांसों की रवानी महसूस की और फिर तेजी से नब्ज थाम कर सन्नाटे में चला गया। उसकी सांसें थम चुकी थी और उस्मान अपनी बहन के यूं अचानक मर जाने पर भी अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था। अब अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं रही। अम्मा, आसिया हमें छोड़कर चली गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसको बिल्कुल सही सलामत छोड़कर गया था, फिर अचानक इसको क्या हुआ? बहती आंखों के साथ अम्मा की जानिब देखा। चेहरे पर मायूसी और नफी में हिलाता सर देखकर साजिदा बेगम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। नहीं उस्मान, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची हमें छोड़कर चली गई। क्या बिगाड़ा था बेटी ने? उस जालिम ने मार डाला मेरी मासूम बेटी को। वो बेताबी से चीखती रो रही थी और उस्मान अपनी माँ की बात पर चौंक कर उनके जानिब देखने लगा। किसने मार डाला? माँ, क्या कहना चाहती है? कौन है मेरी बहन की इस मौत के पीछे? उस्मान की आंखों में जैसे खून उतर आया था। तुम्हारी बीवी ने मार डाला मेरी बच्ची को। और इसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारी बीवी का? हर वक्त हंसती मुस्कुराती मेरी फूल सी बच्ची इसको इतनी बुरी लगने लगी थी कि जान ही ले ली। ऐसा तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता जैसे तुम्हारी बीवी ने अपनी नंद के साथ किया है। साजिदा बेगम सारों की तार रोने लगी। अम्मा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपको मरियम पसंद नहीं है तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर वो इतनी बुरी हरगिज नहीं हो सकती कि मेरी बहन की जान की दुश्मन बन जाए। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारी जवान बहन तुम्हारे सामने मुर्दा हालत में पड़ी है और तुम अब भी अपनी बीवी की साइड ले रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो अपनी बहन की हालत, जिसके मुंह से झाग निकलती रही और अब जिस्म नीला होता जा रहा है। क्या ये सब देखने के बाद भी तुम मुझे गलत कहोगे? इसके अलावा इस घर में और कौन है? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने खुद अपनी बेटी को जान से मार डाला है? एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? साजिदा बेगम अपनी बात पर कायम थी और उस्मान को भी यकीन दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। ये जो कोई भी है, मैं इसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, मगर पहले हमें जरूरी इकदामात हैं वो करना होंगे। इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अगर हमने ज्यादा देर की तो मेरी बहन पर लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले ही जाने कितनी अज़ियत सहकर मेरी बहन इस दुनिया से जा चुकी है, और अब दुनिया से चले जाने के बाद लोग इसके पीठ पीछे सारी जिंदगी इसको बुरा अल्फाज से याद करें। इसका मौका हमें हरगिज भी नहीं देना चाहिए। उस्मान एक भाई के बजाय उस वक्त एक मेजर बनकर सोचते हुए तेजी से उसकी लाश को गैलरी से उठाकर बाहर ले आया था, और लम्हों में घर का माहौल बदल कर रह गया था। आसिया की मौत ने जैसे सबको हिला कर रख दिया था। मातम और चीखों पुकार की आवाजों से रफ्ता रफ्ता गली मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी जमा होने लगे, जहाँ उसकी माँ गम से नढाल मुसलसल उसको पुकारती जा रही थी। अचानक जवान मौत पर हर अंक आशिक हर कोई हैरान था, मगर ये अल्लाह का हुक्म था और उसने ऐसे ही दुनिया से चला जाना था। उस्मान इस हवाले से बात नहीं करना चाह रहा था, मगर लोगों के इकट्ठा हो जाने पर उसकी माँ सबके सामने रोते हुए सीना पीट रही थी। मेरी फूल सी बच्ची को उसकी अपनी भाभी ने मार डाला है, और एक ये भाई है जो अपनी बीवी से सवाल जवाब करने के बजाय खामोशी से खड़ा न जाने किस बात का इंतजार कर रहा है। इसको अपनी बहन की मौत का भी कोई असर नहीं हुआ कि अभी तक बीवी के गुण गाए जा रहा है। न जाने किस गुनाह की सजा पाई है। मैं किससे इंसाफ मांगू या अल्लाह, तो ही मेरी बच्ची की मौत का बदला लेना। इसका भाई तो बेरहम हो गया है। किसी ने सच कहा है, बीवी के सामने मर्द को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जानबूझकर मुसलसल रोते हुए साजिदा बेगम न सिर्फ हजूम को आसिया की मौत की वजह बता रही थी, बल्कि अपने बेटे की खुदगर्जी का भी खूब ढंडोरा पीट रही थी, और नहीं जानती थी कि उनकी मांगी गई दुआ किस कदर तेजी से कबूल होने वाली थी। जल्द आसिया के कत्ल का इंसाफ होने वाला था। वहाँ मौजूदा खवातीन अपने सेहन के मुताबिक चामगोया करने लगे। कोई कहती कि शक्ल से मासूम दिखने वाली भाभी इस कदर जालिम हो गई है कि शोहर की इकलौती बहन को जान से मार डाला। कोई ये कहने लगती इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है कि आसिया ने खुद खुशी की है। हो सकता है कि इसे इसकी भाभी ने ना मारा हो, इसने खुद खुशी की हो। शायद इसका वक्त पूरा हो चला है। एक समझदार खातून ने वहाँ मौजूदा खवातीन की बातों पर बंद बांधना चाहा था, मगर उनका ये नुक्ता किसी को भी पसंद नहीं आया था। जितने मुंह उतनी बातें। जनाजा उठ जाने तक मुसलसल इस किस्म की बातें होती रही। ये जाने बगैर ये कितना बड़ा गुनाह है। किसी के दुख में शरीक होना मुसलमान पर फर्ज है, मगर किसी की जात पर बहुतान लगाना, मैयत का मजाक बनाना या गिले शिकवे करना सख्त मायूब समझा जाता है। मर जाने वालों के अहले खाना जो पहले ही अजियत का शिकार होते हैं, उनके जख्मों पर नमक पोशी करने वाली खवातीन मुआशरे का वो नासूर है जो कभी भी अपनी जबान को काबू में नहीं रखती। दूसरों के मामलात की खोज लगाना और खुद से गुमान करके कुछ भी कह देना, और उस माँ जो बहन की मौत पर इस किस्म के दिल चीर देने वाले जुमले सुनकर सदमे से पागल हो रहा था, मगर खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। कुछ सोचकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा। घर की सिमत सफर करते हुए उस्मान ने कब सोचा होगा कि घर में उसके लिए क़यामत मुंतज़िर थी। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही एक कोने में जमीन पर बैठी मरियम खौफ से कांप रही थी और मुसलसल नफी में सही लाती जा रही थी। ये सब क्या हो गया है, कैसे हुआ? मुसलसल इन्हें अल्फाज की तकरार कर रही थी। मरियम होश में आओ, तुम घर पर ही थी। तुम मुझे बताओ कि आसिया के साथ ये सब कैसे हुआ? क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? प्लीज मुझे बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। उस्मान ने मरियम के पास जाकर इल्तिजाया अंदाज अपनाया था। मैं कुछ नहीं जान, मुझे नहीं पता ये सब कैसे, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं सोच कह रही हूँ। वो खौफ और घबराहट में मुब्तला थी। उसी वक्त एक झटके से दरवाजा खोलकर साजिदा बेगम अंदर चली आई। पूछ अपनी बीवी से इसने ये जुर्रत कैसे की? क्या मेरी बेटी का इस घर पर कोई हक नहीं था? किसने इसे जान से ही मार डाला? अगर इसे मेरी फूल सी बच्ची से इतनी तकलीफ थी तो मुझे बता देती, मैं इसे लेकर अपने भाई के घर चली जाती। कम से कम मेरी बच्ची जिंदा तो रहती। उसने क्यों मेरे साथ ऐसी दुश्मनी की है? इसके मुसलसल इसरार पर मरियम सख्ती से नफी में सर हिलाती हुई बुरी तरह से रो रही थी। अम्मा, इन बातों के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। मैं बाद में हर मामले को खुद ही देख लूंगा। अभी हम आसिया की जनाजे की और तदफीन का काम करना है। ये मामला ज्यादा जरूरी है। उस्मान जैसे जब्त के खड़े मराहिल से गुजर रहा था और फिर थोड़ी देर में घर में कलमा शहादत की आवाज गूंजने लगी और आसिया को जनाजा गाह की तरफ ले जाया गया। मेजर उस्मान को रह रहकर अपनी बहन की मासूम हरकतें याद आ रही थी, जो खुद से 3 बड़े भाई से जबरदस्ती लाड उठवाती और हंसती मुस्कराती पूरे घर की रौनक थी। भाई, अब आप घर से अपने यूनिफॉर्म में जाया करें। मुझे आपको इस यूनिफॉर्म में देखना बहुत अच्छा लगता है। उस्मान की आर्मी फोर्स ज्वाइन करने के बाद आसिया हर वक्त उस बात की जिद करती और उस्मान मुस्कुरा कर रह जाता, मगर इस बार उसको अपनी बहन जिस हालत में मिली थी उसके दिल को वो लम्हात अजियत से दो चार करके थे। मेरी बहन के साथ ये जुल्म किसने किया होगा? क्या वाकई मरियम मेरी बहन के साथ ऐसा कर सकती है? उस्मान के दिमाग में उसका मासूम चेहरा और खौफजदा हालत लहराई तो वो खुद ही अपनी सोच को झटकने लगा। नहीं, वैसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत छोटे दिल की मासूम सी लड़की लगती है। वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकती है? वो नहीं तो फिर कौन हो सकता है? अम्मा मुसलसल उसी के बारे में क्यों कह रही है? वो मुख्तलिफ सोचों में घिरा हुआ था और शिद्दत से ख्वाहिश कर रहा था कि जल्द से जल्द इसको इस बात का इल्म हो जाए कि असल में गुनाहगार कौन है, ताकि उसको सजा दी जा सके और उसके सीने में जलती आग जर्द हो जाए। मैं तुमसे कहती रही कि अपनी बीवी से पूछो, मगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। अगर ऐसा है तो अपनी बीवी से खुद ही पूछ लो। इससे कहो कि वो तुम्हें सब कुछ सच सच बताए। क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या इसने मेरी बेटी की जान नहीं ली?
उस्मान जो पहले ही गम व गुस्से से रढ़ा था, घर में दाखिल होते ही अम्मा एक बार फिर उसके सामने अम्मा के कहने पर उसे सर उठाया तो हॉल के कोने में सर झुकाकर खड़ी मरियम ने चंद पल के लिए अपना सर उठाया था और उस्मान की सवालिया नजरें खुद पर जमी देखकर रोते हुए अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। हाँ, मैंने आसिया की जान ली है क्योंकि मुझे उसका इस घर पर और आपके दिल पर कब्जा पसंद नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ मुझे इससे सख्त नफरत थी और मैंने अपनी नफरत के हाथों मजबूर होकर इसकी जान ले ली। मरियम झुके सर के साथ मनमनाते हुए बोलती चली गई और उस्मान के कदम उसकी जानिब बढ़ने लगे। उसकी आंखों में नफरत से चिंगारियां फूट रही थी। ऐसा महसूस होता था कि उसको चंद पल में जलाकर राख कर देगी। वो अपनी बहन से इतनी ही मोहब्बत करता था कि उसे सज्जे से दो चार करने वाले को जिंदा जला डालता। ये तुम जानती हो कि आसिया मेरी बहन थी और जो तुम कह रही हो इसके मुताबिक तुम इसकी कातिल हो। कत्ल की सजा किस कदर संगीन होती है क्या इस बारे में तुम्हें अंदाजा है? मेरी बहन को तुमने क्यों मार डाला है? ऐसे कैसे कर सकती हो? मेजर उस्मान जैसे इसके अल्फाज की दोबारा से तस्दीक करना चाहता था। मैं किसी सजा के बारे में नहीं जानती और ना ही मैं नफरत में ये जान पाई कि जो कदम मैं उठा रही हूँ उसके बाद मेरा मुस्तकबिल क्या होने वाला है। आप मुझे पुलिस के हवाले कर दे, फांसी चढ़ा दे या खुद ही गोली मार दे, मगर मुझसे बार बार इस जुर्म की तस्दीक मत करवाइए। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। वो अब बिज्जू के सर के साथ दबी दबी आवाज में बोले जा रही थी। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी मगर पहले जुर्म साबित हो जाए और मैं खुद अपना गुस्सा ठंडा कर लूं। इसके बाद तुम्हें कानून के हवाले करूंगा और तुम्हारी सजा इस कदर संगीन होगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखो। उस्मान का लहजा नहज सर्द और पथरीला था और उसका उठने वाला हाथ मरियम के सफेद गाल पर उंगलियों के लाल निशान छोड़ गया था। अब जब लड़की ने अपने मुंह से इतराफ कर लिया है कि वही कातिल है तो फिर मजीद किस बात की गवाही चाहते हो? तुम्हें पहली फुर्सत में इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए ताकि ये अपनी अंजाम को पहुंच जाए। इस वक्त शायद ये भी अपने किए पर पछता रही है मगर तुमने इसको वक्त दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने अल्फाज से ही मुकर जाए और तुम्हें कोई ठोस सबूत भी ना मिल पाए जिससे तुम कातिल का पता चला सको। इसलिए बेहतर है कि इसको भी इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दो। और जुर्म को साबित करना पुलिस का काम है और ये काम तो इन्हीं को करने दो तो ज्यादा बेहतर होगा। उस्मान के चाचू अशफाक जो थोड़ी देर पहले घर में दाखिल हुए थे और उस्मान की बात सुन चुके थे सख्ती से बोले। इसके बाद उस्मान की एक ना सुनी गई और जबरदस्ती मरियम को पुलिस के हवाले कर दिया गया जहां पर सख्त तरीन अंदाज में उसकी तफ्तीश करने की दरख्वास्त भी की गई थी। अगले 3 रोज तक उस्मान ने घर की एक एक चीज को छान लिया मगर इस बात का कोई ठोस सबूत उसके हाथ नहीं लगा कि आसिया को जहर दिया गया है। ना ही उसके खाने पीने वाले बर्तनों में से ऐसी कोई चीज मिल पाई थी। इससे मरियम की बात और अम्मा की बात भी गलत साबित हो रही थी। घर में आने वालों का रश भी रफ्ता रफ्ता थम चुका था और उस्मान भी काफी हद तक संभल कर हर पहलू को गौर करने लगा। वो ये बात कबूल ही कर पा रहा था कि मरियम जैसी सादा मिजाज और मासूम सूरत की लड़की इस कदर बड़ा कदम उठा सकती है। वो तो अपनी सास के तंजिया जुमलों पर सर उठाकर जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। किसी का कत्ल कैसे कर सकती थी? मगर उसने अपने जुर्म का इतराफ भी खुद ही किया था और मेजर उस्मान जैसे ज़हीन बंदे का दिमाग खाली होकर रह गया था। वो सच और झूठ की पहचान नहीं कर पा रहा था। शायद अपनी बहन की अचानक मौत ने उसको सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर दिया था। उफ खुदाया, मुझे असल हकीकत को समझने में मदद अता फरमा। उस्मान ने अपने घने बालों में उंगलियां फंसाते हुए बस अपने रब को पुकारा था और अब ने उसकी दुआ को भी सुन लिया था। कौन जानता जल्द वो हकीकत को जान और मान लेता। कई बार मासूम चेहरों के पीछे नहायत मकरूह चेहरे छुपे होते हैं। अगर अब की मदद शामिल ना हो तो शायद कभी हम वो भयानक चेहरे ना देख पाए जो इंसान तक कहलाने के लायक नहीं होते और हम इनके असली से नावाकिफ उनके साथ गहरे ताल्लुक में जुड़े होते हैं। मेजर उस्मान साहब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और हर तरह से मरीम से सवालात किए हैं। मुझे किसी से वो मुजरिम नहीं लगी। इसकी जबान में किसी गुनाहगार या कातिल जैसी हरगिज नहीं है। कातिल की आंखों में नफरत या पेशेमानी होती है मगर इसकी निगाह में सिर्फ खौफ है। मैंने अपनी जिंदगी में कई औरतें भी जुर्म करने के बाद देख रखी है और रोज कई किस्म के मुजरिम भी मेरे पास तफ्तीश के लिए लायक है मगर ये इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा कई साल का तजर्बा यही कहता है कि ये लड़की बेहताशा दबाव और खौफ में मुब्तला होकर इतराफ जुर्म कर चुकी है मगर सजा से बेहद खौफजदा भी है। पुलिस इंस्पेक्टर इस हवाले से मशकूक थी। आपको यकीन है कि खौफ की वजह से बयान देने पर मजबूर हुई है। मेजर उस्मान ने पुरसोच अंदाज अपनाया। उसका बयान 3 तरह का है। मेरा सामना करते ही उसके माथे पर पसीना आने लगता है, घबराहट में मुब्तला हो जाती है, मुझसे नजर नहीं मिला पा रही। पहले रोज उसका बयान था कि मैंने नफरत में अपनी नंद को मार डाला है। मैंने जहरीली चीज लेकर उसको खिलाई थी मगर मजीद तफसील पूछने पर पता चला वो तो इस बारे में खुद भी ज्यादा नहीं जानती कि क्या चीज जहरीली है क्या नहीं। थोड़ा बहुत तशद्दुद भी किया ताकि सच उगलवा सकूं मगर सब बेकार गया। अगले दिन दोबारा तफ्तीश के लिए बुलाया तो पहले कहने लगी कि मैंने नहीं मारा मगर फिर अपनी बयान की वजाहत ये दी कि गलती से जहरीली दवा उसको खाने को दे दी क्योंकि उसके सर में दर्द था। उसका जिक्र करते हुए उसके लहजे में गहरा कुर्ब भी महसूस होता है जैसे उसको उसकी मौत का शदीद अफसोस है। कल उसका बयान था कि उसको सांप ने डस लिया था और सांप मैंने उसके पास लॉन में देखा था मगर उसको आगाह नहीं किया ताकि मेरा काम आसान हो जाए। वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझ पर रोब झाड़ती थी, इसलिए मुझे उसकी मौत की ख्वाहिश थी। आप बताइए कि उसकी मौत लॉन में हुई थी? नहीं ना, वो तो ये नहीं
जानती कि जिस वक्त आसिया की लाश बरामद हुई वो वक्त कौन सा था, लाश कहाँ मौजूद थी और उस वक्त आप कहाँ पर थे। पुलिस इंस्पेक्टर जिसको जान पहचान के बायस मेजर सुषमा ने बतौर खास ये काम सौंपा था, अपने ख्यालात से आगाह कर रही थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जानकर आपको भी मशकूक कर रही हो। मेजर उस्मान ने मुमकिन पॉइंट पर तवज्जो दिलवाई। उसके सेल फोन से भी कोई ऐसी कॉल या मैसेज रिकॉर्ड नहीं मिला। बस इस मौत का जिम्मेदार हर तरह से खुद को ही ठहराती है, यह उसका फोकस है और इस बयान से वो पीछे भी नहीं हट रही। मेरा मशवरा है कि FIR की जरूरत नहीं है सर, ऐसा ना हो बाकायदा तफ्तीश करने के दौरान तशद्दुद के बायस से नाजायज सजा पा जाए और बाद में आपको पछतावा हो। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी बात पर बेइज्जत थी, मगर फिर मुझे अपनी बहन के मुजरिम का पता कैसे चलेगा। आपके मशवरे पर अमल कर भी लूँ तो आगे क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए? मेजर सुमान का दिमाग काम नहीं कर रहा था। घर पर आने जाने वालों का, अपनी बहन का और अपनी वालदा का भी जरा रिकॉर्ड आपको नजर में रखना चाहिए। हर छोटी सी बात को आप खुद गहराई से नोट करें, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। हो सकता है कि आपसे किसी वजह से खुद ही जहर खा चुकी हो, मगर आपकी वालदा या बीवी ये बात छुपाना चाहती हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक नया पहलू सामने रखा। आप क्या कहना चाहती है? मेजर उस्मान की गैरत को ये बात कबूल करना गवारा ना हुई। मेजर साहब, आजकल की लड़कियां काफी जज्बाती हो चुकी हैं और अक्सर इस किस्म के केस भी होते हैं कि घर वालों को लगता है हमारी बेटी स्कूल में पढ़ने के लिए गई है। मगर पुलिस इंस्पेक्टर ने जुमला अधूरा छोड़ दिया था। मगर मतलब वाज़ेह था, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी बहन को मुकम्मल आजादी दे रखी थी, वो मुझे सब बताती थी, तो इस किस्म की बात मुझसे क्यों छुपाती है? हमारे घर का हर फर्द काफी आजाद ख्याल है। उस्मान के तेवर बिगड़े हुए थे, कुछ भी मुमकिन है। आप खुद अपनी बीवी को एतमाद में लेकर इससे जाने की कोशिश करें। कुछ है जो हमसे छुपा रही है। बड़े बड़े मुजरिम अपने जुर्म का इतराफ इतने धड़ल्ले से नहीं करते जैसा आपकी मिसेस कर रही है। मगर घबराहट और परेशानी भी हर दिन पहले से कहीं ज्यादा है और फिर मैं ज्यादा देर तक आपकी बीवी को बिना किसी वजह के यहाँ पर नहीं रख सकती। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आज मैं छुट्टी पर जा रही हूँ और अगर सीनियर आ जाता है तो फिर मैं या आप शायद मुश्किल में फंस जाए। इनको यहाँ से घर पर नहीं रख सकते तो किसी होटल या फ्लैट में रखिए और अपने साथ का यकीन दिलाइए, मगर नजर भी रखिए जब तक सच्चाई खुलकर सामने नहीं आ जाती। हो सकता है कि आपकी बीवी इतनी सहीन हो कि मैं धोखा खा गई हूँ, मगर ये भी तो हो सकता है कि मेरा मुशाहिदा ठीक हो। सच्चाई जानने के लिए आपको यकीन दहानी करवानी होगी कि आप उसकी बेगुनाही को तस्लीम करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी बात पर उल्टा रद्देमल देकर बात करने का अंदाज बदला था और इशारा दे दिया कि दूसरे को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मरियम, मैं तुम्हारी जुबान से सब कुछ सुनना चाहता हूँ। मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था। अगर तुम्हें कोई मशकूक लगता है तो भी बताओ, कुछ भी ऐसा जिससे हमें सच्चाई जानने में मदद मिले। तुम मुझसे मत छुपाना। अगर इसी तरह गलत बयानी से काम लेती रही तो मैं तुम पर बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगा और मुकम्मल तौर पर पुलिस के रहमो करम पर छोड़ दूंगा। तुम खुद एक जवान और खूबसूरत लड़की, अगर थाने में लवारिस हो तो इसके साथ किस किस्म का सलूक किया जाता है और तुम्हें मेरी बात पर यकीन न आए तो कान खोल कर सुन लो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने सब कुछ सच बताना शुरू नहीं किया तो मैं भी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा और फिर अगर मेरे खौफ से भी ये लोग तुम्हारे साथ कोई रियायत कर रहे हैं तो मेरी जानिब से मुतमईन हो जाएंगे। मेजर उस्मान ने उसको धमकाते हुए बगौर उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लिया था। तलाक का सुनते ही उसके चेहरे पर एक तारीख सा साया लहरा गया। मेरे साथ ऐसा जुल्म हरगिज मत करना। मैं अपने किए की सजा पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, मगर खुदा के वास्ते मेरे साथ मजीद कोई ज्यादती मत करे। उसके तर्ज मुखातिब पर बेहद दुखी थी। आज उस्मान का लहजा बिल्कुल सर्द और अजनबियत लिए हुए था। मैं दूंगा, आज ही तुम्हें तलाक दूंगा अगर मुझे हर बात ना बताई तो। मेजर उस्मान ने गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, तुम्हारी खौफशी तुम्हें मजीद मशकूक कर रही है। अगर तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक ना दूं तो तुम्हें बिना किसी खौफ के मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। मेरे यकीन करो, अगर तुम बेकसूर हो तो मुझे हर कदम अपने साथ पाओगे। तुम्हें बचाने के लिए मैं हर एक से लड़ने को तैयार हूँ, मगर सिर्फ इस सूरत में कि तुम मेरी बहन के कातिल ना हो। सोच लो तुमने क्या फैसला करना है। गिनती शुरू करने लगा हूँ। मेजर उस्मान ने मरियम के हाथ में उम्मीद की डोर थमाई और साथ ही तलाक का ड्रावा भी दिया था। मजीद प्रेशर डालने के लिए उसने बकायदा उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी थी और मरियम का रंग इस कदर जर्द पड़ने लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जर्द पेंट कर दिया हो। 3, 2, 1, मैं तुम्हें तलाक। मेजर उस्मान ने सेकंड के वक्फे पर 3 तक उल्टी गिनती गिनने के बाद भी मरियम के खामोश रहने पर अभी जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि मरियम लहराकर जमीन बोस हो चुकी थी। उसके गिरने पर उस्मान ने बेतासर निगाहों से उसकी जानिब देखा था। चंद पल में पुलिस इंस्पेक्टर वहां मौजूद थी। क्या हुआ? अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया। मेजर उस्मान साहब इसके चेहरे पर सख्त पथरीले तासुरात देख चुकी थी। ये बेहोश हो गई है, शायद इसने कुछ बताया ही नहीं, तो फैसला कैसे कर लूं? मेजर उस्मान लहजा सर्द सपाहट था। मैंने पहले भी बताया है कि इस पर गहरा दबाव है। दूसरों की बातों पर यकीन करने के बजाय इससे नरमी से पेश आइए और सच्चाई को जानने की कोशिश करिए। इस तरह तो आप भी इस लड़की पर प्रेशर डाल रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। अलबत्ता इसकी भी जान जा सकती है। कोई भी इंसान अपनी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता। इसकी बर्दाश्त ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना मुनासिब नहीं है। इसकी तवज्जो लाने पर उस्मान ने अपने तने हुए तासुरात को ढीला छोड़ दिया। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो ठीक कर रहा था ये गलत। वो मरियम को बाहों में उठाते हुए अपनी गाड़ी की जानिब चल दिया, पिछली सीट पर एहतियात से लेटाते हुए। चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो मरियम खसमसाई थी। आंखें खोलो प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं तुम पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। कुछ नहीं
पूछूंगा तुमसे, बस तुम ठीक हो जाओ। वो उस पर झुका, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा और हैरत से सवाल किया, मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ और आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? वो बेयकीनी से उस्मान की जानिब देख रही थी। तुम ठीक हो? उस्मान ने उसको नरमी से मुखातिब किया था, मगर उसकी सवालिया निगाहों को खुद पर जमा देकर गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम घर जा रहे हैं। मुझे तुम पर शक नहीं है, मगर शायद सच्चाई जानने की खातिर तुम्हें ज्यादा दबाव में मुब्तला कर दिया कि तुम इस हाल को पहुंच गई। हो सके तो माफ कर देना। मेजर उस्मान सीधा होकर उसे तसल्ली देते हुए फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ गई थी। आगे हो बेटा, इसको साथ क्यों लाए हो? क्या तुम्हारा खून इस कदर सफेद पड़ चुका है कि तुमसे बस 3 रोज ही सब्र हुआ और आज तुम इसको अपने हमरा लिए चले आए? इतना कुछ होने के बाद भी तुम बीवी को देख रहे हो, कैसे मर्द हो, कैसे भाई हो कि बहन के कत्ल के बावजूद इसकी कातिल को घर ले आए हो। तुम्हें क्या सिर्फ इतना ही याद था कि तुम्हारी बीवी है? क्या तुम्हें बहन की मासूमियत सूरत याद करके शर्म नहीं आती? उस्मान, ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी माँ और बहन के साथ मेरे कलेजे को चीरने वाली हरकत कर डाली तुमने। साजिदा बेगम बेटे को घर में दाखिल होता देखकर मुतमईन हुई थी, मगर मरियम को साथ देकर उनके चेहरे से इत्मीनान रुखसत होने में एक पल भी नहीं लगा था। बेटे को खूब शर्मिंदा करना चाहा, मगर उसने अपनी माँ की जैसे हर बात हवा में उड़ाई। आज वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था, इसलिए खामोशी से उसका हाथ थामे अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में दाखिल होकर अपने हाथ में दबा खाकी लिफाफा खोला था और ताज़ा फूलों वाले गजरे निकाल कर उसकी कलाइयों में सजा दिया। देखो, मेरी बहन की मौत को 3 दिन हुए हैं और मैं तुम्हें गजरे खरीद कर पहना रहा हूँ। इसी से अंदाजा लगा लो कि तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि अपने शोहर की खुशी का ख्याल रखो। मैं आज हमारे दरमियान मौजूदा फासले मिटा देना चाहता हूँ। मेजर उस्मान पुराने जोन में लौट आया था। उसका हाथ हमें छोटे छोटे कदम उठाता बेड तक जा पहुंचा। नहीं, प्लीज ऐसा मत करें। मरियम के चेहरे पर घबराहट और खौफ था। मगर क्यों? मैं तुम्हारा शोहर हूँ तो क्यों मुझे खुद से दूर रखना चाहती हो? तुम्हारे साथ मसला क्या है? वो बुरी तरह से चिढ़ गया था, मगर अब मजीद नहीं। वो देख लिया मैंने तुम्हारे नखरे। आज मैं हर फासला हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। वो भपड़ चुका था, जबकि वो जानता था कि इस वक्त मरियम की ज़हनी अज़े से दो चार है। उसको गले से लगाया तो उसकी सिसकियां कमरे में गूंज उठी थी और अपने सीने पर नमी महसूस करके मेजर उस्मान फिर से हथियार डालने पर मजबूर हो चुका था। ठीक है, तुम सोचो, पहले ही तुम्हारी तबीयत खराब है, मजीद हल्कान मत करो खुद को। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। उस्मान ने गहरा सांस लेते हुए खुद को पुरसकून किया था और झटके से उठकर कमरे से बाहर बालकोनी में चला गया। दिलो दिमाग में एक सर्द जंग छिड़ गई थी और वो उसे उकताकर सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगा। सिगरेट के गहरे कश लेता वो दूर किसी गैर मराही नुक्ते पर निगाहें जमाए अंधेरे में कुछ तलाशना चाह रहा था। वो अंधेरा जिसकी जिंदगी में दाखिल होकर हर सू फैलता जा रहा था, जिसमें गुम होकर वो अपनी बहन के कातिल को तलाश करने से कासिर था और किसी पहलू पर गहराई से सोच भी नहीं सकता था। ये साही पुरस्रार अंदाज में उसके दिमाग पर तो नक्श जब्त कर गई थी। मरियम का हर अंदाज चौंका देने वाला था। वो उसके कुल पर अजीब सी बेचैनी और इस्तराब में मुब्तला होती महसूस हुई थी। मरियम का ये रवैया उसको चौंका रहा था और अम्मा का भी अंदाज बदला हुआ था। उनके अंदाज ऐसा मालूम होता था जैसे वो भी कुछ छुपा रही है। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ, अम्मा की चीख उसके कान में पड़ी थी और वो तेजी से अम्मा की जानिब लपका था, मगर उस वक्त मरियम कहीं दिखाई नहीं दी थी। अम्मा वहां पर मौजूद थी। फिर अम्मा को यूं मुसलसल मरियम को ही कातिल साबित करने पर तुली हुई थी। इसकी मौत हादसा भी हो सकती थी। वो मुख्तलिफ पहलू पर गौर करना चाह रहा था, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। थक हार वो वापस अंदर कमरे की जानिब पलटने लगा था। मरियम लाइट्स ऑफ किए जाने कब से नींद में गुम थी और इन दिनों में वो मुसलसल सोचकर वो भी काफी थकावट महसूस कर रहा था और दिलो दिमाग को सुकून करने की खातिर कुछ घंटों की नींद करना चाहता था। मगर इससे पहले उसने एक साया मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होता देखा तो ठटक गया था। एक भी पल जाया किए बिना वो कमरे से बाहर था। सीढ़ी के करीब खड़े होकर उसने वो साया नहत चुस्त रफ्तारी से अम्मा के कमरे की जानिब बढ़ता देखा था। वो दम सादा हर मंजर का मुलाहिजा कर रहा था। सीधा अम्मा के कमरे के सामने रुकने और फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने के बाद उस्मान ने अपनी फौजी ट्रेनिंग की मदद से बिना कदमों की आहट पैदा किए इससे अपनी जानिब कदम बढ़ाए। साय की हियत से वो खुबाखूबी अंदाजा कर चुका था कि वो साया किसी मर्द का था। कमरे के दरवाजे पे पहुंचकर अंदर से आने वाली आवाजों पर गौर किया, मगर अगले ही लम्हे उसके पैरों तले से जमीन खिसकी थी। उसका पूरा वजूद जैसे जंजलों की जद में था। अगर वो अपने कानों से इतनी भयानक हकीकत ना सुन लेता तो कभी मरकर भी यकीन नहीं कर सकता था। ये मर्द है जिसके साथ अम्मा यूं बात कर रही है जैसे सदियों की आशनाई हो, जबकि इस आवाज को वह पहचान नहीं पाया था। ये एक अनजान शख्स की आवाज थी और अनजान शख्स के साथ अम्मा रात के इस पहर और इस पर मजीद सतम यह कि उसकी मासूम बहन का जिक्र किया जा रहा था। मेजर उस्मान की हिम्मत जवाब दे गई थी। जोरदार अंदाज में लात मारकर दरवाजा खोलते हुए वह अंदर दाखिल हुआ था। कमरे का मंजर उसके खून को गला रख गया था। बेड के सामने सोफे पर एक अजीबो गरीब हुलिया वाला शख्स बैठा था।
काली रंगत ऊंचा चौड़ा वजूद, सियाह रंग की कमीज, आस्तीन के बटन खुले हुए, दोनों कलाइयों पे सियाह रबड़ के दो दो बैंगल्स, घुंघरीले सियाह बाल बेतरतीब से कंधे और चेहरे पर बिखरे हुए थे। छोटी छोटी आंखों में लंबी लंबी सुरमे की दहाड़, वो हुलिये से खौफनाक और अय्याश इंसान मालूम होता था। मगर सवाल ये था कि वो कौन था, और अम्मा इसके इस कदर बेतकल्लुफ अंदाज में घर के मामलात क्यों डिस्कस कर रही थी। अम्मा अचानक बेटे के कमरे में दाखिल होने पर बुरी तरह बुखला गई थी, जैसे कोई चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो। कौन है ये शख्स जिसके साथ आप मेरी मासूम बहन के बारे में बातें कर रही हैं? मेजर उस्मान ने बिना किसी लिहाज के दहाड़ कर उस अजूबे शख्स को घूरा था। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं सब बताती हूँ। साजदा बेगम ने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेरी थी। पहले इसको घर से चलता करें। आप इसको कैसे अपने कमरे तक ला सकती हैं, जो शक्ल से ही छटा हुआ बदमाश मालूम होता है? बेटा इनको कुछ मत कहो, ये बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। साजदा बेगम के चेहरे पर खौफ के साए मंडलाने लगे। जबान संभाल कर लड़के, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहीं तुम्हारा हाल भी तुम्हारी बहन वाला ना कर दूं। जिसको शख्स के अल्फाज पूरे होने से पहले मेजर उस्मान उसके गिरबान से पकड़कर झटके से खड़ा किया। अम्मा मेरी बहन का कत्ल मरियम ने नहीं किया था, तो आपने मुझसे गलत बयानी क्यों की थी? वो बिखरा हुआ शेर बन चुका था, जबकि साजदा बेगम का उस्मान के दस्ते दराजी पर रंग फक पड़ चुका था। बेटा उस्मान मेरी बात सुनो, ये तुम बहुत गलत हरकत कर रहे हो। इनकी नाराजगी से तो हमारा घर बिखर जाएगा। नाउज़ुबिल्लाह, अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? उस्मान हैरत से मुंह खोले अपनी अम्मा की बातों को हजम करने में नाकाम हो रहा था। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे जानते नहीं हो, मैं काली ताकतों का इस्तेमाल करता हूँ और जो चाहे कर सकता हूँ। अगर चाहो तो अभी अभी खड़े खड़े अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम इस गुस्ताखी पर जला डालूं। वो अपने गिरेबान पर उस्मान के हाथ का इशारा देते खूनख्वार निगाहों से घूर रहा था। मेजर उस्मान की आंखों में खून उतर आया था। बेटा खुदा का वास्ता ऐसा मत करो, ये बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इनके साथ दस्ते दराजी मत करो। तुम नहीं समझोगे, मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया था, इसी में हम सबकी भलाई छुपी है। मुझे मजबूर मत करो, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। साजदा बेगम का लहजा अजीब व वहशत ज़दा हो रहा था। मेरी बहन की मौत में और इसके इल्जाम में बीवी की दफ्तारी और इन बातों में कौन सी भलाई पोशीदा थी? अम्मा भले जो भी था, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मेजर उस्मान का दिल खून के आंसू रो रहा था। आसिया, मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन घराने का रिश्ता देखा है। मैं चाहती हूँ कल जब वो लोग तुम्हें देखने के लिए आए तो उनकी मेजबानी में कोई कमी बाकी ना रहे। और तुम भी पॉलर चली जाओ, अपनी स्किन की केयर नहीं करती हो, पता नहीं क्यों इतनी सुस्त हो। एक वो लोग हैं जो हथियार कांटों से लैस होकर बड़े बड़े अफसरान को भी फांस लेते हैं, और उनकी बेटियां बड़े बड़े इत्मीनान से अपने छोटे घरों को छोड़कर बड़े घरों की जीनत बन जाती है। तौबा है भाई, ये हमसे तो नहीं होती ऐसे बाजारी औरतों वाली हरकतें। खैर छोड़ो, अब गुजरी बातों पर गम करने से सिर्फ अपना दिल ही चलता है। मैंने अस्मा से कह दिया है, तुम असर के वक्त उसके साथ लाजमी चली जाना। समझ गई। साजदा बेगम हर वक्त मरियम की तजलील करना अपना फर्ज समझती थी। मरियम का रंग फीका पड़ चुका था, मगर लबों पर चुप डाले वह सर झुकाकर बैठी थी। अम्मा मेरी स्किन ऐसी ही है, मैं अपनी केयर करती हूँ, रंगत का क्या हो सकता है? ये सांवलापन तो मुझे आपसे मिला है। कुदरती रंगों को पॉलर वाली कैसे बदल सकती है? बिला वजह पैसे जाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे कोई रिश्ता नहीं करना। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, और भाई ने वादा किया था कि वो मुझे तालीम मुकम्मल करने तक तंग नहीं करेंगे। प्लीज आप ही मुझे छोड़ दें। आसिया की साहवादात पर साजदा बेगम तलमला कर रह गई थी। आसिया, जबान चलाना तुम्हारी आदत बन गई है। कितनी बार कहा है अपने कमरे में रहा करो, हम शरीफ लोग हैं, मगर तुम हर वक्त इस चंडाल के साथ रहकर इससे बदतमीजी सीख रही हो। माँ से बात करने की तमीज भूलती जा रही हो। अभी और इसी वक्त उठो और जाओ अपने कमरे में, और दोबारा इसके आसपास दिखाई दी तो जान से मार डालूंगी। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम कोई एतराज नहीं करोगी। उस्मान बेटा, मुझे इसके हवाले से धमकियां देने की कोशिश मत करो। दोनों बहन भाई अपनी मनमानी पर उतर आई हैं। साजदा बेगम का गुस्सा किसी तौर ठंडा नहीं हो रहा था। अगले रोज मेहमानों की आमद पर आज से घर से गायब हो चुकी थी, और काफी देर से वापस घर लौट कर आई थी। माँ के चेहरे पर गुस्सा देखकर नजर चुराती अंदर जाने लगी। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हुक्म की नाफरमानी करने की? मैंने तुम्हें तैयार रहने को कह दिया था, फिर कहाँ चली गई थी और किससे पूछ कर गई थी? साजदा बेगम रियायत करने की मूड में हरगिज नहीं थी। अम्मा चचा की तरफ गई थी। मैंने आपको कल बता दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, मगर आप बेइज्जत थी तो मेरे पास इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। क्या करती? खामोशी से सादत का मुजाहरा करके आपके मेहमानों के सामने पेश हो जाती। इसके बाद क्या होता? मुझे ये गुलामों और जानवरों की तरह खुद को दूसरों के सामने पेश करना बिल्कुल पसंद नहीं। जो घर से पूरी तैयारी करके आते हैं, किसी तरह लड़की को कुरेद कुरेद कर सवाल करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, और अगर दिल चाहे तो उस पर एहसान करते हुए रिश्ता मांग लिया जाता है। खुलूस से आ रही औरतों से मुझे सख्त नफरत है, और वैसे भी बात आगे बढ़ जाती तो मेरे लिए मजीद मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। आप मुझे मजबूर ना करें कि दोबारा ये कदम उठा लूं। इस बार वापस लौट आई हूँ, अगली बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। फिर सारी जिंदगी लकीर पीटती रहना। मुझे टेस्ट की तैयारी करना है। आसिया ने जो अंदाज अपनाया था, साजदा बेगम की आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। तुम हद से ज्यादा बागी होती जा रही हो। तुम्हें खूब सबक सिखाती हूँ।
कैसी पढ़ाई और कौन से टेस्ट? मुझे इस तरह खुद सरी का इलाज अच्छी तरह पता है। तुम अब अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी। मैं बहुत जल्दी तुम्हारी शादी करने वाली हूँ। कसम खुदा की मुझे आंखें दिखाने लगी हो, इतनी बड़ी हो गई हो। साजिदा बेगम ने दीवानावार उसको घसीटना शुरू कर दिया। कमरे में ले जाकर बेड पर धक्का देते हुए दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। मरियम एक तरफ खड़ी सारा नजारा देख रही थी, मगर आगे बढ़ने या कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। साजिदा बेगम ने खूनख्वार निगाहों से उसको घूरा और सर झटक कर अपने कमरे की जानिब चल दी। चंद रोज तक आसिया ने खूब हंगामा किया, मगर फिर बिल्कुल खामोश हो गई थी। साजिदा बेगम को जब यकीन हो गया कि वह मुंह जोरी दिखाने की कोशिश नहीं करेगी तो उसको कमरे से निकलने की इजाजत दे दी, मगर घर से अभी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। और फिर एक रोज मरियम से बात करते सुना तो उनके अज़ाज झंझला उठे थे। मरियम भाभी प्लीज आप कुछ करिए, भाई को इस बारे में बताइए, वो मेरी मदद करेंगे। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और इसके अलावा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। आसिया ने हल्की आवाज में मरियम को अपना राज सौंपा था। मगर आसिया तुम जानती हो अम्मा कभी नहीं मानेगी। मरियम खौफ महसूस कर रही थी। उसकी फिक्र मत करे, उस्मान भाई सब संभालेंगे। अम्मा की भी उनके सामने एक नहीं चलती, वो बस मुझ पर रोब झाड़ सकती हैं। आप जल्द से जल्द उस्मान भाई से बात करिए। भाई का जिक्र करते फख्र महसूस किया था। अगर अम्मा को पता चल गया तो क्या होगा? आज से तुम तो उनकी बेटी हो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। अलबत्ता मैं उस गुस्ताखी पर बेमौत मारी जाऊंगी। तुम खुद अपनी अम्मा को इस निकाह के बारे में सब कुछ बता दो, ये अपने भाई से खुद बात कर लो। मैं तुम्हें सेल फोन दे देती हूँ। मगर ये सब सुन लेने के बाद साजिदा बेगम अपनी अना के हाथों मजबूर होकर किस हद तक चली जाएंगी ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। पूरी कुव्वत से दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई थी। उनके चेहरे से यह था कि वो सब कुछ सुन चुकी हैं और अब आसिया के साथ मरियम की भी खैर नहीं थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को सबक पढ़ाओ। मैं जानती थी तुम जैसी लड़की इस घर के लिए मनहूस साबित होगी, मगर उस माँ ने मेरी एक ना सुनी। और अब देखो कैसे तुम मेरी बेटी को फरार के रास्ते दिखा रही हो। तुम खुश होगी ना कि ये घर से जाए और तुम्हारी जान छूट जाए, मगर ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इसको देख लूं, फिर तुम्हारा इंतजाम भी करती हूँ और तुम पहली फुर्सत में इस लड़के से तलाक लोगी। मरियम से बात करते हुए अचानक उसकी जानी पलटी थी। साजिदा बेगम के इरादे खासे खतरनाक थे। बस करें अम्मा, भाभी ने कुछ नहीं किया। वो तो जानती ही नहीं थी कि मैं अपनी क्लास फेलो के भाई से निकाह कर चुकी हूँ। मैंने खुद आज ही इन्हें बताया है। आप अपने सामने किसी की मर्जी चलने कब देती हैं? आपको ये राज बता देती, मगर खैर अब सुन ही चुकी हैं तो ये भी सुन लें कि मैंने ये निकाह 4 माह पहले किया था, जब भाभी इस घर में ही नहीं आई। और अब तो मैं उम्मीद से हूँ अब कुछ नहीं हो सकता। भूल जाइए इन बातों को। बेहतर यही है कि मुझे मेरे शोहर के साथ ही रुखसत कर दें, वरना मैं कोई इंतहाई गलत कदम उठा लूंगी। आसिया के इंकशाफ पर अम्मा के साथ साथ मरियम भी मुंह खोले हैरत का शिकार थी। और फिर चंद रोज में ही अपने कमरे में कैद आसिया को जाने क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। और जिस रोज उस्मान की वापसी थी उस रोज वो अपनी चांद से हाथ धो बैठी। अपनी बेटी की मौत से भी आपने ये सबक नहीं लिया? इतना कमजोर अकीदा है आपका। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। या खुद एक मामूली सा इंसान होकर किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है अम्मा? उस्मान गुस्से से मुठियां भींचते हुए अपनी माँ के खौफ को देख रहा था। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस शख्स ने अपने हाथ फिजा में बुलंद किया, मगर उस्मान ने तेजी से अपनी जेब से गन निकालकर उसको कुछ भी करने का मौका दिए बिना एक साथ कई गोलियां उसके सीने में उतार दी। वो लम्हों में ढेर हो चुका था और उस्मान का गुस्सा देकर साजिदा बेगम अंदर तक लरस कर रह गई थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया। मैं नहीं चाहती कि हमारी बदनामी हो, लोग मेरी तरबियत पर उंगली उठाए, मगर आसिया ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई हमारे दर पर खड़ी थी। साजिदा बेगम सर झुकाकर रोती जा रही थी। अम्मा जो कहना चाहती हैं साफ साफ कह दे। उस्मान किसी भी तौर ठंडा नहीं हो रहा था। आसिया के लिए एक बेहतरीन लड़के का रिश्ता आया था। मैं उसकी बात चलाना चाहती थी और फिर तुम्हें उस लड़के के बारे में बताने वाली थी, ताकि तुम भी उसकी तरफ से तसल्ली कर लो। मगर आसिया हमारी इज्जत को दाव पर लगाने वाली थी। वो किसी लड़के को पसंद करती थी और हमें इतमाद में लेने के बजाय छुप कर निकाह कर चुकी थी। साजिदा बेगम ने उस्मान को हैरान कर दिया था। इसमें क्या बुराई है? मानता हूँ उसको हम पर यकीन करना चाहिए था, मगर अपनी पसंद से शादी करना तो उसका शरई हक था ना। उसकी इतनी बड़ी सजा आप कैसे दे सकती हैं? उस्मान अब भी मुतमईन नहीं हुआ था। बात निकाह से भी बहुत आगे निकल गई थी। तुम्हारी मासूम बहन माँ बनने वाली थी और इस सब की राजदार तुम्हारी बीवी भी थी। तुम क्या चाहते हो? मैं फिर भी खामोशी से तमाशा देखती रहती? नहीं ना, तब मैंने मजबूर होकर इंतहाई सख्त कदम उठा लिया। साजिदा बेगम ने अपना जुर्म कबूल किया था, मगर उसका यह मतलब नहीं था कि हम अपनी झूठिया ना का परचम बुलंद रखने की खातिर आपने एक नहीं 2 कत्ल कर डाले, वो भी इस शख्स की मदद लेकर। और फिर सारा गुनाह मरियम के सर पर डाल दिया और खुद को उस्मान ने सख्ती से लब भींच कर गुस्से को काबू करना चाहा था, क्योंकि तुम्हारी बीवी हमारे घर के लिए मनहूस है। तुम नहीं समझोगे ये बातें। ऐसी औरतें अगली नस्लों की भी बर्बादी का बाइस बन जाती हैं, इसलिए मैं तुम्हें इससे दूर रखना चाहती थी। साजिदा बेगम ठटाई से जहालत का मुजाहरा कर रही थी। अम्मा आसिया की गलत हरकत पर मरियम को मनहूस कहने के बजाय आप आला ज़र्फ़ी दिखा सकती थी। उसको माफ़ करके उसको हम बेहतरीन अंदाज में रुखसत कर देते और हर बात का पर्दा रह जाता।
बाकी जो उसका नसीब होता वो खुद जिम्मेदार होती, मगर आपने बेहिस्सी की इंतहा करते हुए अपनी सगी औलाद को मौत के घाट उतार दिया। और जानती है ये काला इल्म और जादू वगैरह कितना बड़ा शिरक है। आपने काले इल्म की मदद से मेरी बहन को अज़ियतनाक मौत दी। कैसी माँ है आप। उस्मान अभी तक बेयकीन था। मैंने सोचा था आसिया अपने गुनाह की सजा पाने के मुस्तहिक है, और इस बात के लिए मैं खुद भी बहुत हिम्मत जमा कर पाई। इसलिए किसी से सफरी इल्म इल्म वाले माहिर शख्स का पता चला तो मैं उसके पास चली गई। उसने आसिया के बाल और इस्तेमालशुदा कमीज की आस्तीन मांगी और अपने काम को नहत महारत से सरअंजाम दिया। आज मैं अपने वादे के मुताबिक बकिया रकम अदा करने वाली थी, मगर तुम्हारी मौजूदगी से मेरा घर से निकलना दुश्वार था। इसलिए उस बाबा को पैगाम भिजवाया कि वो खुद अपनी बकिया रकम लेने आ सकता है, मगर रात के वक्त आके तुम लोग ना देख पाओ। इसलिए इस वक्त ये बाबा यहाँ पर मौजूद था और अपने काम की दाद वसूल कर रहा था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। ये बहुत पहुंचा हुआ बंदा था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। मेरी ही गलती थी। मुझे किसी न किसी तरह खुद ही सारा काम करना चाहिए था। किसी की मदद लेकर बड़ा मसला मोल नहीं लेना चाहिए था। साजदा बेगम संग दिली की इंतहा पर थी। खुदा का खौफ करे अम्मा, अपनी औलाद से ऐसा सलूक करने के बजाय गम सदा या शर्मिंदा होने के अब भी अपनी जिद पर कायम है। खून तो आपका सफ़ेद हो गया है। सोचिए अपने रब को रोज़े महशर क्या मुंह दिखाएंगी। अपने जुर्म को कैसे छुपाएंगी उस रब के सामने जो दिलों के हाल से भी बखूबी वाकिफ होता है। मैं आपको इस बात पर सारी जिंदगी माफ़ नहीं करूंगा। आपकी बात मानकर मैंने एक बेगुनाह लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया। ये तो खुदा का शुक्र है कि मैं बगैर किसी सबूत के हद से ज़्यादा ज्यादती नहीं करना चाह रहा था, इसलिए इसको वापस घर ले आया हूँ। मगर मैंने उसको माफ़ नहीं किया था, बल्कि नरमी से करना चाहा था कि इसकी मोहब्बत में अपनी बहन को भी नज़रअंदाज कर सकता हूँ। मेरा मानना था कि इस तरह वो मुतमईन होकर कभी ना कभी ज़रूर कोई गलती करेगी, मगर वो गुनाहगार होती तो गलती करती ना। मेरी खामोशी और मुसलसल इस बात पर शक करने से आप मुतमईन हो गई और मेरी मौजूदगी में उस शख्स को घर पर बुलाकर गलती कर डाली। शायद आपने गलती से सही मगर बड़े दिल से आसिया की मैयत के सरहाने बैठकर उसके लिए इंसाफ मांगा था, और मेरे रब से ज्यादा इंसाफ करने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। अब मैं मजीद इस घर में आपके साथ एक दिन भी नहीं रुकूंगा। अब समझ आ गई है मुझे कि आप क्यों मुझे ये कहकर मना कर रही थी कि बहन की मौजूदगी में चोंचले ना करो। मैं आपकी इज्जत करता था, खामोश हो गया। ये नहीं कह सका कि शादी हो जाने के बाद बीवी को अपने घर में हर मर्द रखता है, तो मैं ये सब करके क्या गलत कर देता। आपकी तो नीयत ही खराब थी। अव्वल रोज से इस बात सुलझन हो रही थी कि मैंने खुद अपने लिए लड़की पसंद क्यों की है, और वो भी आम से घराने की। आप जानती हैं मेरे लिए माली चीजें कभी अहमियत रखती ही नहीं। मुझे दिल और किरदार की खूबसूरती चाहिए थी जो मुझे उस लड़की में मिली थी, मगर अफसोस आप जैसी अनाखुदगर्ज माँ ये बात कभी नहीं समझ सकती। आप रहे अपने इस घर में अपनी अना के साथ। जो आपको अपनी औलाद से ज्यादा अजीज है वो वहां से जा चुका था, और साजदा आज अपनी अना का बुत टूटने पर पछता रही थी, मगर एहसास होने में इतनी देर हो चुकी थी कि खाली हाथ बस पछतावे के साथ जीना था। मेजर उस्मान वापस अपने कमरे में लौट आया था, जहां उसकी बीवी बिस्तर पर पड़ी दर्द से कराह रही थी। मुझे माफ कर दो मरियम, जिंदगी में पहली बार मैं हकीकत को पहचानने से कासिर रहा और अनजाने में तुम्हारे लिए तकलीफ का बाइस बना हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें रुखसत करके इस घर में लेकर आया था। मैं तुम्हारी खुशियों का ज़ामिन था, मगर यह फ़र्ज़ पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हो गया हूँ, इसलिए तकलीफ का बाइस बनकर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी माँ पर अंधा इत्मीनाद किया था, समझ ही नहीं पाया कि वो तुमसे इस कदर नफरत करेंगी कि तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। इस औरत से मैं क्या गिला करूँ जो अपनी सगी औलाद की नहीं, मगर काश तुमने मुझ पर इतबार किया होता और मुझे सब कुछ सच सच बता देती। कम अज कम तुम्हें इस तरह अजियत का सामना नहीं करना पड़ता, और ना ही पूरे 3 रोज़ पुलिस स्टेशन में तफ्तीश का सामना करना पड़ता। वो सब की इंतहा पर था। मैं क्यों समझ नहीं पाया कि तुम खौफजदा होकर क्यों तुम्हारी बेबसी महसूस नहीं कर पाया। मैंने तुमसे मोहब्बत का दावा किया था, मगर तुम पर इतबार नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत में मैं सच और झूठ का अंदाजा नहीं कर पाया। मगर अब मजीद नहीं। अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। अपनी माँ की बात सुनकर तुम्हें उनके रहम करम पर छोड़ देना भी खुद गर्जी थी। हो सके तो मेरी ये गलती माफ़ कर देना। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। काश तुम मुझ पर इतबार कर लेती मरियम, काश मुझ पर इतबार कर कर देखा होता तो मैं एक बार भी तुम्हें मायूस नहीं करता। मेजर उस्मान ने बेख्तियार आगे बढ़कर मरियम को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए अपनी गलती का इतराफ़ किया था। आज बंद कमरे में अपनी मर्दानगी को भुलाकर वो शख्स फूट फूट कर रो रहा था, और मरियम हैरत से उसकी बातें सुन रही थी। उस रोज़ उस्मान ने मरियम की हर तकलीफ और हर जख्म पर मरहम लगाया था। अपनी बाहों में उस पर मोहब्बत लुटाते हुए मरियम को हमेशा के लिए अपने हसार में ले लिया था। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।